हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट स्टडी नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं, जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी पोस्ट कोड हो, चाहे आप क्लर्क या फिर JEE के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप इस क्लास को लेना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, डेली क्लास होती है रात को 8:30 बजे और आगे भी इसी तरह से होती रहेगी, जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। चलिए फिर आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे साइंस का आ चुका है। शरीर में ताप नियंत्रण का केंद्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए दोस्तों, तो नोट जरूर कर ले। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो प्लीज़ नोट जरूर करें। शरीर में ताप नियंत्रण का केंद्र है दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर, कौन सा होगा? तो शरीर में ताप नियंत्रण का केंद्र होगा दोस्तों, वे होगा हाइपोथैलेमस। क्या होगा? हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर जो वो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शेष तीनों से भिन्न है? दोस्तों, जो आपको यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन तीनों से अलग है। 3 एक समान होंगे और एक जो वो अलग होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला ये जो वो एक समान है और भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा दोस्तों यानी कि ये अलग है इन तीनों से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचरित रोग नहीं है? क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। रोग है या रोग नहीं है? यहाँ पे रोग नहीं है। तो दोस्तों, कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस। ऑप्शन बी राइट आंसर दोस्तों, हेपेटाइटिस जो वो यौन संचरित रोग नहीं है। बाकी बात करें गोनोरहिया, HIV एड्स और सिफिलिस, ये जो वो यौन संचरित जो वो रोग है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए, चाहे आप किस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो नोट जरूर करें। गल्वेनाइजेशन विधि में लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? दोस्तों, साइंस सेक्शन से आपका क्वेश्चन बनता है। गल्वेनाइजेशन विधि से लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? दोस्तों, तो जिंक की चढ़ाई जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जिंक की। अगला क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मान के चल सकते हैं। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी थी अल बरूनी ने। किसने दोस्तों? अल बरूनी ने। अल बरूनी जो था वो दोस्तों मोहम्मद गजनबी के साथ जब वो भारत भी आया था, अल बरूनी इसने तहकीक ए हिंद और एक और है दोस्तों तहकीक उल हिंद, ये दोनों पुस्तकें लिखी है अल बरूनी ने, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है? दोस्तों, हमने ये वाला क्वेश्चन पहले भी किया है, तो आई होप कि आप सभी को आता होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाद से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को सेंट्रोकोर्स भी कहा गया है? दोस्तों, कौन सा शासक है जिसे सेंट्रोकोर्स भी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार या फिर उदयन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वे होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोर्स भी कहा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या है दोस्तों? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र दोस्तों अशोक, आपको याद रखना है। बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश का संस्थापक हो जाएगा बिंबिसार, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या फिर वांजी। तो जो चेर राज्य की राजधानी थी वे थी वांजी में। कहाँ पे? वांजी में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी, 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में तो हुआ था, लेकिन किस किस के बीच में हुआ था, दोस्तों आपको याद रखना है।
ये आप नोट कर लीजिएगा कि त्राइन का जो पहला युद्ध होता वह किस किस के बीच में होता, तो वह होता दोस्तों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और दोस्तों जिसमें कि मोहम्मद गोरी जो था वो हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और दोस्तों उसके बाद 1152 में दूसरा युद्ध भी हो गया त्राइन का, जिसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी विजय होता। दूसरा युद्ध भी इन्हीं के बीच में होता, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान में, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी तो हार गया था 1191 में, लेकिन जब 1192 में हुआ था तो उसमें मोहम्मद गोरी जो है वो जीत गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते कि त्राइन की पहली लड़ाई कब हुई, तो 1191 में, दूसरी लड़ाई कब हुई तो 1192 में, किस किस के बीच में और कौन कौन हारा कौन जीता मैंने आपको सब कुछ बता दिया। और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, मोहम्मद गोरी का एक युद्ध है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। तो आप याद रखिएगा 1194 में 94 में। ठीक है, आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने सिजता नामक प्रथा की शुरुआत की थी। तो दोस्तों सिजता नामक प्रथा की शुरुआत किस सुल्तान ने की थी, तो दोस्तों वे की थी बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बलबन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को मान सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिंदा पीर के नाम से किसे कहा जाता है, तो औरंगजेब को। दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अगला भी, किसके शासनकाल में सिंध का विलय 1843 ईस्वी में ब्रिटिश क्षेत्र में किया गया। दोस्तों किसके शासनकाल में किया गया था सिंध का विलय 1843 ईस्वी में, तो वह किया गया था लॉर्ड एलन बोरो के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और काफी बार आपने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है, और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया था। दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो नोट जरूर कर लें। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया था। वैसे सबसे पहले क्वेश्चन बना कि वेदांत सोसाइटी का गठन कब किए गए। दोस्तों 1896 ईस्वी में कहाँ पे किए गए, तो न्यूयॉर्क में किए गए। और किसने किया, दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सबसे चमकीला तारा। दोस्तों सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक चमकीला तारा और सबसे अधिक चमकीला ग्रह में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि सबसे अधिक चमकीला तारा, तो वह है साइरस। साइरस दोस्तों तारा सबसे चमकीला तारा है साइरस। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। दोस्तों ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में पूछा है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 5.52। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान है। चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान कौन सी होगी, तो वह होगी संगमरमर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वलित पर्वत नहीं है। दोस्तों वलित पर्वत नहीं है तो कौन सी नहीं है, तो वलित पर्वत दोस्तों विंध्याचल जो वो ये वलित पर्वत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों अगर आप एचपीएसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो घास के मैदानों से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि घास के मैदान से दोस्तों मैक्सिमम जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, तो घास के मैदानों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एक एग्जाम में। तो घास के मैदान आपको पढ़ के जाने हैं। पंपास घास के मैदान किस देश में है। दोस्तों पंपास घास के जो मैदान है वे है अर्जेंटीना में। कहाँ पे है, अर्जेंटीना में। ऑप्शन बी राइट आंसर आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको नहीं आता है तो नोट अवश्य करें। मेडागास्कर द्वीप
दोस्तों किस महासागर में स्थित है? तो जो मेडागास्कर द्वीप है ये हिंद महासागर में स्थित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पिछले कल ही डिस्कस किया है, ये वाला क्वेश्चन। आई होप दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट ने हमारी पिछले कल वाली क्लास देखी है वो इस क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे और उनसे भी कोई वाला क्वेश्चन आता होगा। दोस्तों पिछले कल हमने क्वेश्चन क्या किया था, ये नहीं किया था लेकिन ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। क्वेश्चन किया था हमने कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। दोस्तों सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या था? वहाँ पे हमारा राइट आंसर था थाईलैंड। थाईलैंड को जो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। लेकिन उसके साथ ही मैंने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया था दोस्तों, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि झीलों का देश किसे कहा जाता है। दोस्तों झीलों का देश, यहाँ पे क्वेश्चन आज बन चुका है, देख लीजिएगा। झीलों का देश किसे कहते हैं? तो झीलों का देश दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है। याद रखिएगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो वो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सरसों का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों वो होता है राजस्थान में। और गेहूं का दोस्तों, तो गेहूं और चीनी का होता है यूपी में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरुला जनजाति किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। इरुला जनजाति, तो इरुला जनजाति है दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह। सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो वह है मुंबई। दोस्तों मुंबई जो सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह है, आप याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो नोट करिएगा। भितरकनिका अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भितरकनिका, दोस्तों भितरकनिका जो अभ्यारण्य है वह कहाँ पे? तो वह हो जाएगी दोस्तों उड़ीसा में। ऑप्शन सी राइट आंसर। जो भितरकनिका अभ्यारण्य दोस्तों वे उड़ीसा में स्थित है। कांजीरंगा अभ्यारण्य तो असम में। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य के प्रशासन के बारे में प्रावधान नहीं है? तो क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें कि सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने मोबाइल फोन पर डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य के बारे में प्रावधान नहीं है? तो मणिपुर का। किसका दोस्तों? मणिपुर राज्य का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो देख लीजिएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। भारत में पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? तो वह हुई थी 1962 में। कब हुई थी? 1962। ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों भारत चीन युद्ध हुआ था कब? 1962 में। और उस समय क्या हुई थी? जो आपातकाल की स्थिति की घोषणा हुई थी, ठीक है। और दोस्तों भारत में आपातकाल जो वो 3 बार लग चुकी है, 1962 में, दूसरी बार 1971 में एंड तीसरी बार 1975 में। और आपातकालीन स्थिति से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वे किस अनुच्छेद के तहत लगती है? दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगती है, आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इस क्वेश्चन को जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकालीन लग चुकी है? दोस्तों जरूर बताएं। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो वे चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष। ऑप्शन है डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालतों का गठन किया गया था? दोस्तों किस राज्य में किया गया था लोक अदालतों का गठन? तो वह किया गया था महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में। कब किया गया? 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा।
और दोस्तों नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह 1950 में हुआ था और किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष या नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है। तो दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब नीति आयोग से पहले दोस्तों जब योजना आयोग था और जब योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, तो उस समय नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो तब थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों बीमा क्षेत्र की शुरुआत कब हुई थी भारत में? तो 1918 में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंड अप इंडिया अभियान योजना कब प्रारंभ हुई? दोस्तों हमने पहले ही ये वाला क्वेश्चन किया है 1-2 दिन पहले ही, आई होप कि सभी को आता होगा। दोस्तों स्टैंड अप इंडिया अभियान योजना कब प्रारंभ हुई? 2016 में। ऑप्शन है डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में प्रसिद्ध राधे श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों राधे श्याम मंदिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश में राधे श्याम मंदिर कहाँ पर है? शिमला, बिलासपुर, सोलन या फिर ऊना? तो दोस्तों बिलासपुर में है। कहाँ पे है? बिलासपुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उदयपुर का पूर्व नाम क्या था? दोस्तों उदयपुर का पुराना नाम क्या था? तो उदयपुर का जो पुराना नाम था वह था मारकुल। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा लाहौल स्पीति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। प्रदेश की स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रदेश की स्पीतियन जनजाति को दोस्तों भोट नाम से जाना जाता है, भोट जनजाति के नाम से। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के लिए। हिमाचल प्रदेश में कहाँ हॉकी स्टेडियम का निर्माण हुआ है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे हुआ है हॉकी स्टेडियम का निर्माण? तो वह हुआ सिलारू में। कहाँ पे? सिलारू में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 एंटोनिम ऑफ द वर्ड। आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है दोस्तों इनडिस्क्रेशन का। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सर्कमस्पेक्शन। दोस्तों ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा एंटोनिम। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, ही रेडली डैश हिज एनिमीज। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? ही रेडली। दोस्तों ऑप्शन बी फॉरगिव। ही रेडली फॉरगिव हिज एनिमीज। ऑप्शन नंबर बी पूरी तरह से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों इसी तरह से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाते हैं डेली रात को 8:30 बजे। तो आप इस क्लास को लेना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लर्क, जीओए, IT, इसके अलावा अदर HP SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, और चाहे आप पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए ये जो क्लास रहती है काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट में, या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।